एक तकिया भी उठाओ, बच्चे किधर की तकिया? रजैया तकिया कवर सब लगा लेना, पलंगा सही से बिछा लेना। पता नहीं यार आप लोग कैसे हो। इतनी सी चीज आप लोगों को नहीं समझ में आती है कि माइक कब क्यों चालू करना है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, जिसको जो कुछ भी पूछना हो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे क्लास में बढ़े। पीछे की चीजें जितनी भी मैंने पढ़ाई है बटन्स के बारे में या एमटीके के बारे में जो कुछ भी बताया हुआ है, यदि उसमें से कोई भी चीज पूछनी हो तो वो पूछ सकते हैं। टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ भी आपको पूछना हो आप पूछ सकते हैं। एमटीके और मिराकल में अब तक के बताए हुए बटन्स में से अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप एक बार नहीं 100 बार पूछ सकते हैं। जब तक लोग हमसे सवाल पूछने के बारे में सोच रहे तब तक कोई एक जना अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर कर दे मिराकल खोल करके। यस सर। कल आप लोगों को मैंने आईएमईआई स्विच ऑन और स्विच ऑफ के बारे में बता दिया था, यहां तक मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां तक बताने तक जिसको जो कुछ भी नहीं समझ में आया हो वो पूछ सकते हैं। यानी कि 1 तारीख से लेकर के आज 10 तारीख है, यानी कि 1 तारीख से 9 तारीख के बीच में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया हुआ है, अगर उसके बारे में किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई है, दोबारा समझना चाहता है तो वो मुझसे अभी पूछ सकता है, नहीं तो मैं 10वें दिन की पढ़ाई स्टार्ट करूं। सर मुझे कल मैंने जो पूछा था मुझे वही दोबारा पूछना है, मेरी समझ में नहीं आया वो। क्या पूछा था? कल मैंने पूछा था कि आपने बताया कि जैसे कोई कस्टमर मोबाइल की आईएमईआई रिपेयर करें तो टेम्परेरी आईएमईआई रिपेयर करें, अगर कस्टमर कहता है कि मेरी आईएमईआई बदल गई है तो उसको जो है रिस्टोर कर दे दोबारा से, तो पुरानी आईएमईआई दिखने लगेगी। ठीक है, अब जब पुरानी आईएमईआई दिखने लगेगी तो नेटवर्क दिखाई आएगा या नहीं आएगा? और अब ये डिपेंड करता है कि उसकी पुरानी आईएमआई बदल करके दूसरी आईएमआई आपने करी किस खुशी में थी। भाई डिपेंड करता है कि आपने पुरानी आईएमआई किस लिए बदली थी। आईएमईआई करप्ट हो गया था इसलिए। आईएमईआई करप्ट हो गया था तो इसका मतलब उसमें कोई आईएमआई थी ही नहीं। नहीं थी। तो जब आईएमईआई नहीं थी तो आईएमईआई आप वही डालोगे ना जो सेट के पीछे लिखी हुई है, कि जो दिल करेगा वो डाल दोगे। जो सेट के पीछे लिखी हुई है वही डालनी है। तो जब सेट के पीछे वाली आप आईएमआई डाल रहे हो तो कस्टमर आपसे ये क्यों बोलेगा कि आपने मेरी आईएमआई बदल दी? पहला सोचने वाली बात तो ये है।
ठीक है, तो आपके जवाब आपके सवाल में ही छुपे हुए हैं। मेरी बात समझिएगा सुधीर जी, जी बिल्कुल समझ गया। कि डिपेंड करता है कि ये कांड आपने किया क्यों है। अब जैसे मान लीजिए कि बैंकॉक वाला कोई मोबाइल आया है, अब उसके में ऑलरेडी आईएमईआई पड़ी हुई है, ठीक है। उसके में आईएमईआई ऑलरेडी पड़ी हुई है, लेकिन वो जो आईएमईआई उसकी पड़ी हुई है वो इंडिया में काम नहीं कर रही है। और इंडिया में काम नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि वो आईएमईआई इंडिया पे रजिस्टर नहीं हो रही है। और मोबाइल में जब आईएमईआई नंबर काम नहीं करता है तो मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता है। यानी कि जब कस्टमर आपके पास मोबाइल लाया है तो पहले से ही उसके में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। समझ? हाँ सर। जब कस्टमर आपके पास मोबाइल लेके आया तो उसके में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। अब आप उसमें अपने पास मौजूद किसी मुर्दा की आईएमईआई डालोगे। जब आप अपने पास मौजूद किसी मुर्दे की आईएमईआई डालोगे तो उसमें नेटवर्क आ जाएगा। जब नेटवर्क आ जाएगा तो इसका मतलब है कि आपने आईएमईआई बदल दी। अब जब आपने बदल दी और कस्टमर आपसे कह रहा है कि तुमने मेरी बदल दी, तो आप उसको बोलोगे भैया आप आए तो हमारे पास अनलॉक करवाने ही थे, तो मैंने तो आपका खोल दिया है। तो जिसके मोबाइल पे आप नेटवर्क लगाता हुआ दे दोगे, नेटवर्क आता हुआ, तो वो कभी आपसे बोलेगा ही नहीं कि आपने मेरी आईएमईआई बदली है, क्योंकि वो तो आपके पास नेटवर्क के लिए आया है ना। और नेटवर्क बना के दे दिया तो वो आपसे सवाल क्यों पूछेगा कि आपने आईएमईआई बदली है कि नहीं बदली है। आईएमईआई बदली है कि नहीं बदली है ये सवाल तो आपसे वो कस्टमर पूछेगा जिसका पहले नेटवर्क आ रहा हो और आपके आईएमईआई करने के बाद नेटवर्क ना आए, वो आपके ऊपर ये सवाल दागेगा। तो अब लेकिन अगर जिसका आपने आईएमईआई बदला है वो कह रहा है कि नहीं भैया मेरा आईएमईआई बदल गया है, आपने मेरा फोन बदल दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो उसका फोन उसी की आंखों के सामने रीसेट मारो। और जैसे ही रीसेट मारोगे तो जो उसकी पुरानी आईएमईआई थी वो दिखाई देने लग जाएगी। आई बात समझ में? ठीक सर, आ गए। तो आप हमेशा वही आईएमईआई यूज करोगे जो उसके मोबाइल की है। ठीक है सर। तब वो कुछ बोल ही नहीं सकता कि आपने बदली है। कैसे बदली है? देखो जो अंदर दिखा रहा वही पीछे स्टिकर लगा हुआ है, कहां बदली है आईएमईआई? एक बात समझ में आई? जी सर, एक आईएमईआई दो जिंदा मोबाइलों पे काम कर सकती है एक साथ? आप 100 पे डाल सकते हैं एक साथ। सर अगर अदर कंट्री का अब जैसे मान लीजिए आपका नाम सुधीर है, हम भी अपना नाम सुधीर रख ले तो कोई फर्क पड़ जाएगा आपको? नहीं, कोई फर्क नहीं है। बस आईएमईआई भी सिर्फ वही चीज है। सर हाँ जी। सर अदर कंट्री का मोबाइल है और इसमें अगर मुर्दा वाला अगर कीपैड मोबाइल का अगर आईएमईआई चढ़ा दिया जाए मुर्दा वाला तो वो काम करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल काम करेगी। मैं अगर थोड़ी देर के लिए अपने नाम का आधार कार्ड असलम खान के नाम से बनवा लूं तो क्या मैं हनुमान चालीसा पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा? बाई बर्थ तो मैं हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं। तो अगर सिर्फ मैं नाम अपना असलम खान कर लूं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ना भूल जाऊंगा या गायत्री मंत्र नहीं बोल पाऊंगा। तो आईएमईआई को कर देने से, आईएमईआई सिर्फ भैया एक पहचान क्रमांक संख्या है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सर आईएमईआई 3G 2G भी होता है कैसे? साधारण फोन का एंड्रॉइड में डालने में कोई दिक्कत होता है क्या सर? क्या चीज? जैसे जनरल स्मार्ट साधारण फोन का एमआई 4G में डाल देने से कम कर जाएगा ये भी? बिल्कुल काम करेगा। मतलब एमआई 3G 4G नहीं होता नहीं सर?
नहीं, IMEI का 3G और 4G से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने बच्चे के नाम सचिन तेंदुलकर रख दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं लेकिन सर, ये इसका कहीं मतलब ये मतलब थोड़ी वो नहीं है। कहीं सुने थे सर कि जैसे मान लीजिए छोटा फोन का IMEI डालने के बाद 4G सिम नहीं काम करता है, ऐसा सुने थे, इसलिए बोले सर। अब सुनने को तो हमने ये भी सुना था कि CDMA फोन में GSM का सिम चल जाता है, आपने भी सुना होगा। और कई कस्टमर लेकर के CDMA फोन आपके पास आ जाते हैं कि ये लो भैया इसमें GSM का सिम चला दो, तो चल जाता है क्या? नहीं सर। तो फिर तो सुनने सर पे ना जाओ। IMEI बदलना रिस्क है ना सर? मैंने आपको पहले इसके बारे में लिखवाया है कि IMEI को रिप्लेस मतलब वो IMEI को चेंज करना इलीगल होता है और 6 महीने कोई सर जमानत नहीं होती है। हाँ, तो सर वैसा काम क्यों करेंगे सर हम? तो ये तो आपके जब ऊपर है ना। वही बोल रहे हैं सर। तो मैं आपको खुद ही नहीं बता रहा हूँ कि आपको IMEI बदलनी है, मैं तो आपको IMEI रिपेयर करना सिखा रहा हूँ। तो जब सर वो दूसरा लेके आएगा उसमें नहीं रहेगा तो हम लोग दूसरा मोबाइल का डालेंगे सर, तो वो इलीगल ही हो जाएगा ना सर? हाँ बिल्कुल इलीगल हो जाएगा, आप मत करिए उस काम को। वही सर बात। सर अगर कोई कस्टमर अगर लेके आता है मोबाइल FRP के लिए, तो कैसे पता करे कि वो चोरी का है कि क्या का है? कैसे डालना चाहिए, नहीं डालना, ये अनलॉक करना चाहिए नहीं? भैया देखिए, करना तो नहीं चाहिए लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि काम कर ही रहे हैं हम लोग यही। तो ओके सर। अपनी सुरक्षा के लिए आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि जो आपसे FRP या अनलॉक करवाने आ रहा है उसके आधार कार्ड पे उस पे लिखवा करके ले लो कि IMEI नंबर। इस मॉडल का IMEI नंबर ये है, इसे मैं इस दुकान से अनलॉक कर रहा हूं, यदि ये चोरी का होता है तो इसका जिम्मेदार मैं हूं, दुकानदार नहीं। ओके सर। उसके आधार कार्ड की फोटो कॉपी पे ये चीज लिखवा लो। हम्म। तो अगर कल को कभी कोई बंदा आपके ऊपर ऑब्जेक्शन करता भी है तो आप उसको दिखा सकते हो। ओके सर। और किसी को कोई चीज पूछनी है? सुरेश जी, आपकी IMEI की समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ? जी सर बिल्कुल हो गया। अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत रह गई है तो बताइए। चलिए, इसके बाद अगला बटन अपन लोग लिखते हैं रीड एंटी थेफ्ट। अगला बटन है हमारा रीड एंटी थेफ्ट। इस बटन के बारे में लिख लीजिए, यह बटन बेसिक फोन्स में मोबाइल ट्रैकर को हटाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। यह बटन बेसिक फोन में मोबाइल ट्रैकर को हटाने के लिए काम में लाया जाता है। यह बटन बेसिक फोन में मोबाइल ट्रैकर को हटाने में काम में लाया जाता है। देख लो भैया, दाल वाल जल ना गई हो है। सर मोबाइल ट्रैकर का मतलब क्या है? भैया, कीपैड वाले जो फोन्स होते हैं उनमें एक ऑप्शन होता है मोबाइल ट्रैकर। मोबाइल ट्रैकर का मतलब ये होता है कि जो लोग अपने मोबाइल में मोबाइल ट्रैकर ऑन रखते हैं, उनके मोबाइल में अगर कभी कोई दूसरा सिम लगाया जाता है तो वो अपने पहले नंबर पे मैसेज भेजता है कि इस समय इस फोन पे ये नंबर का सिम चल रहा है। ठीक है।
सर सैमसंग के मोबाइल में जो 1 रुपया या 1.5 रुपया कट जाता है जैसे सिम डालने पे, वो मोबाइल ट्रैकर की वजह से ही कटता है। जी भैया। जी सर, हो गए एंटी थेफ्ट। ठीक है, एंटी थेफ्ट के बाद एंटी थेफ्ट के बाद हमारा रीड टेलीफोन बैकअप किसी काम का नहीं है, राइट टेलीफोन बैकअप किसी काम का नहीं है। अगला सर। काम का बटन अगला काम का बटन जो है वो एनवी रीड और एनवी राइट का है। एनवी रीड और एनवी राइट। सर ये ज्यादातर काम से आता है? क्या चीज? काम से ज्यादा आता है क्या बोलो? एनवी? जी। हाँ जी, बहुत काम आता है। जी सर, लिखा लेते। तो देखिए, मैं वही बटन लिखाऊंगा जो काम के है। जी बाकी सर। फालतू के बटन मैं आपको नहीं लिखाऊंगा। जैसे रीड टेलीफोन बैकअप है, तो इस जी बटन सर। का इस्तेमाल आप मोबाइल की फोन बुक रीड करने के लिए कर सकते हैं। जब फोन बुक रीड हो जाए तो उसको राइट टेलीफोन बैकअप से आप वापस राइट कर सकते हैं। तो क्या जरूरत है हमें किसी के फोन का फोन बुक कॉपी करके वापस डालने का? उसके पैसे थोड़ी ना हमको मिल रहे हैं। और इसमें बुराई अलग से हो जाती है। मान लीजिए किसी के में 1000 फोन नंबर है, आपने कॉपी किया, इसने दिखा दिया कि कॉपी कंप्लीटेड, और जब आपने वापस डाला तो उसमें से 100-150 नंबर बेकार हो चुके थे, तो राइट करते समय से 850 नंबर पहुंचे। तो कस्टमर आपको पैसे देने की बजाय अलग से 50 बातें सुनाएगा कि भाई मेरे तो 1000 नंबर थे, 800 बचे हैं, और वही नंबर जरूरी थे जो चले गए। तो उस कंडीशन में वो आपको नॉर्मल रिपेयरिंग के भी पैसे नहीं देगा, उल्टा आपके ऊपर ब्लेम कर देगा कि आपने उसका नुकसान कर दिया। तो इसलिए जिन मोबाइलों के नंबर बचाए भी जा सकते हैं, हम सभी दुकानदार भाई लोग उनके भी नंबर नहीं बचाते हैं, क्योंकि मालूम है हम अपनी तरफ से अच्छा करेंगे, अगर उसमें भी जरा सी भी कमी बेसी रह गई तो उल्टा हमारे लिए बुरा हो जाता है। इसलिए सिरे से मना कर देते हैं कि बैकअप बैकअप बनता ही नहीं है। अब आपका है एनवी रीड और एनवी राइट, इसके बारे में लिख लीजिए। एनवी फाइल में एनवी फाइल में एनवी फाइल में नेटवर्क और सिक्योरिटी से रिलेटेड डेटा होता है। एनवी फाइल में नेटवर्क और सिक्योरिटी से रिलेटेड डेटा होता है। एनवी फाइल में नेटवर्क और सिक्योरिटी से रिलेटेड डेटा होता है। इसके करप्ट होने पर मोबाइल में अननोन बेसबैंड या नो नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। इसके करप्ट होने पर मोबाइल पर अननोन बेसबैंड या नो नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। अननोन बेसबैंड या नो नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है।
अननोन बेसबैंड या नो नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। जिसे रीड एनवी या राइट एनवी बटन के द्वारा ठीक किया जाता है। जिसे रीड एनवी या राइट एनवी बटन के द्वारा ठीक किया जाता है। ठीक है, जिसे रीड एनवी या राइट एनवी के द्वारा ठीक किया जाता है। ठीक, तो अब क्या है कि रीड एनवी का मतलब क्या हुआ कि किसी ओके मोबाइल में से आप एनवी फाइल रीड कर लेंगे और किसी खराब मोबाइल में राइट एनवी बटन के द्वारा आप एनवी फाइल राइट कर सकते हैं। सेम मॉडल का यानी अब जाहिर सी बात है सेम ही मॉडल लगेगा। भाई ऐसे ही थोड़ी नहीं कि आपका खून निकाल करके हमारे चढ़ा दिया जाए। आपका खून तो हमारे तभी चढ़ाया जाएगा जब आपका ब्लड ग्रुप और हमारा ब्लड ग्रुप सेम होएगा। तो वैसे ही आप किसी भी मोबाइल की एनवी फाइल रीड करके किसी भी मोबाइल में नहीं चढ़ा सकते हैं। जब तक वो सेम मॉडल नहीं होगा तब तक आप एक एनवी दूसरे एनवी में नहीं चढ़ा सकते हैं। ओके और अगर चढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम सही होने की बजाय बिगड़ भी जाएगी। ठीक है, ओके सर। सर ये तो ये हो गया रीड एनवी। और एंड्रॉइड और बेसिक फोन दोनों में यही काम करता है। बेसिक में एनवी का काम है नहीं होता है। एंड्रॉइड के लिए ये बेसबैंड वाला जो तरीका होता है ये एंड्रॉइड के लिए ही होता है। बेसिक मोबाइल खुद जितना बड़ा होता है जिसमें ये एनवी का भी चक्कर पड़ेगा। ठीक है, जी सर, तो ठीक है। बेसिक में ये चीज की जरूरत नहीं होती है। अब इसके बाद बैड फैक्ट्री भी किसी काम का बटन नहीं है। इसके बाद है नेटवर्क अनलॉक। ये नेटवर्क अनलॉक आज से 4-5 साल पहले इस्तेमाल में लाया जाता था। अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं बचा है। नेटवर्क अनलॉक का मतलब होता था कि जो बाहर से मोबाइल आते थे उनमें सिम लॉक लगा होता था कि इंडिया के सिम नहीं लेते थे, वो इसके द्वारा होते थे। लेकिन 4 साल से सिक्योरिटी चेंज हो चुकी है तो ये बटन अब काम नहीं करता है। रिपेयर एफएस भी किसी काम का बटन नहीं है। ठीक है, क्लियर कोड एडीबी बटन भी अब 4-5 साल से काम में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए जिन मोबाइलों में एंड्रॉइड वर्जन 5 से कम है उन मोबाइलों में क्या होता था कि यूएसबी डिबगिंग ऑप्शन जो होता था वो ऑटोमेटिक चालू होता था। तो अगर उनमें लॉक वगैरह खोलने होते थे तो ऑन कंडीशन में लॉक वाली पोजीशन पे ही हम फोन कनेक्ट कराते थे तो हमें एडीबी का ड्राइवर दिखाई देता था। ठीक है, तो हम इसके द्वारा लॉक खोल लेते थे। लेकिन जब कंपनी ने देखा कि हमारा लॉक लगाने का मतलब क्या है, जब आसानी से उसको खोला जा सकता है, तो उन्होंने एंड्रॉइड 5 में अपनी इस कमी को दूर कर दिया और अंदर ओईएम दे दिया कि जिसके द्वारा आपकी जो एडीबी मोड है वो ऑफ रहता है हर मोबाइलों का। और वो ऑफ तब तक रहता है जब तक कि आपने कभी ऑन उसको ना किया हो। ठीक है, तो अब ये एडीबी वाला भी ऑप्शन काम नहीं करता है। इसके बाद रीड कोड ब्रैकेट में सिम, रीड कोड सिम भी अभी किसी काम का बटन नहीं है। यानी सिम में जो पीयूके और पीआईएन पिन कोड लग जाते थे उनको खोलने के लिए इस बटन का इस्तेमाल होता था। लेकिन 4-5 साल से सिम भी इतने हाईटेक हो चुके हैं कि अब 128 के तक के सिम आ रहे हैं। पहले 16 के और 32 के सिम आते थे,
तब तक तो ये ऑप्शन काम करता था कि पीयूके वगैरह आप खुद भी जनरेट कर सकते थे, लेकिन अब वो काम नहीं होता है। अनलॉक बूट लोडर, ये बटन काम का है, लेकिन अभी जितने भी नए बच्चे हैं उनके काम का ये बटन नहीं होगा। उसका कारण बता दूं कि अनलॉक बूट लोडर से आपका मोबाइल का बूट लोडर जो होता है वो अनलॉक हो जाता है किसी भी और लोडर को अपने में लेने के लिए। यानी कि जो आप कस्टम रोम वगैरह चढ़ाना चाहते हैं वो मोबाइलों में तब तक नहीं चढ़ेंगी जब तक कि मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक नहीं होगा। कंपनी करती क्या है कि मोबाइल को इस हिसाब से डिजाइन करती है कि वही ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें चले। जैसे कि अभी आप लोग के पास नए लैपटॉप्स आ रहे हैं तो उनके साथ मजबूरी कर दी गई है लैपटॉप्स में कि उन लैपटॉप्स में आपको विंडो 10 ही डालनी पड़ेगी, विंडो 7 पड़ती ही नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि आपके लैपटॉप का जो बूट लोडर है वो लॉक किया हुआ है कि इसके बाद की ही चीजें चलेंगी, इसके पहले की चीजें नहीं चल सकती हैं। तो क्या है कि बूट लोडर कस्टम रोम के लिए डाला जाता है। ये डेवलपर ऑप्शंस होते हैं, ये जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा आप खुद इनको चलाना सीख जाएंगे। तो ये आपके लिए अभी कॉम्प्लिकेटेड आइटम है। इससे आपको अभी अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आप अपना नुकसान करोगे। किसी ओके मोबाइल में अगर आप बूट लोडर अनलॉक कर दोगे तो वो फोन रीस्टार्ट पे आ सकता है। इसलिए अभी जब तक आप लोग नए हैं तब तक आप लोग बूट लोडर के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप नॉर्मली मोबाइल ठीक करना नहीं सीख जाएंगे तब तक डेवलपर ऑप्शन के मोबाइल्स को ठीक करने की कोशिश ना ही की जाए तो बेहतर है। ठीक है। और इसके बाद हमारा अगला बटन है अनलॉक सिम। ये भी किसी काम का बटन नहीं है। ठीक है। तो इस विंडो में जितने बटन आपके काम के थे वो आपको बता दिए गए। ये है आपकी एमटीके की सर्विस विंडो। अब इस विंडो के बाद इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि अगली विंडो है आपकी अनलॉक फिक्स विंडो। जैसे ही आप अनलॉक फिक्स विंडो पे क्लिक करते हैं आपको अतिरिक्त ऑप्शन और मिलते हैं, जिनमें से सबसे पहला ऑप्शन है फिक्स डीएल मोड। इस बटन को नोट कर लीजिए, बहुत काम का बटन है। फिक्स डीएल मोड। इस बटन में लिख लीजिए लावा कॉमा मोटो कॉमा लिनोवो कॉमा माइक्रोमैक्स इत्यादि। लावा, लिनोवो, मोटो, माइक्रोमैक्स इत्यादि। जैसी कंपनियों के मोबाइल्स में अनलॉक कॉमा फॉर्मेट कॉमा IMEI जैसे कामों को करने के बाद IMEI फॉर्मेट अनलॉक जैसे कामों को करने के बाद फोन ऑन नहीं होता है।
फोन ऑन नहीं होता है, फोन ऑन नहीं होता है और मोबाइल की स्क्रीन पर 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 DL कैपिटल D कैपिटल L डुअल इमेज फेल, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। डुअल इमेज फेल का मैसेज आता है, डुअल इमेज फेल का मैसेज आता है। डुअल इमेज फेल का मैसेज आता है। डुअल इमेज फेल का मैसेज आता है, जिसे ठीक करने के लिए इस बटन का इस्तेमाल होता है। जिसे ठीक करने के लिए इस बटन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी लावा का मोबाइल हो गया, लिनोवो का मोबाइल हो गए। अब मान लीजिए आपके पास लॉक कोड खुलने के लिए आया है, आपने लॉक कोड खुलने के लिए फोन को फॉर्मेट कर दिया, फोन तो फॉर्मेट हो गया, लेकिन अब जब आप उसको दोबारा ऑन कर रहे हैं तो वो ऑन हो ही नहीं रहा है। और जितनी बार आप ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं तो मोबाइल की स्क्रीन पे सिर्फ लिख करके आ रहा है डुअल इमेज फेल। डुअल इमेज फेल लिख करके आ रहा है और फोन चालू नहीं होता है। बार बार फोन रीस्टार्ट होगा, फिर डुअल इमेज फेल लिख करके आएगा, फिर रीस्टार्ट होगा, फिर डुअल इमेज फेल लिख करके आएगा। और आप कहोगे सर जी मैंने तो खाली फॉर्मेट मारा था, ये डुअल इमेज फेल कहां से आ गया। तो अगर ये समस्या आपके मोबाइल पे आ रही है तो इसका समाधान आपको करने के लिए आपको इस बटन पे टिक करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और फोन को ऑफ कंडीशन में कंप्यूटर से कनेक्ट कर देना है। बाकी का सारा काम मिरेकल कर लेगा। ठीक है, अब इसके नीचे नोट लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए। यदि मिरेकल इस कार्य को ना कर पाए, यदि मिरेकल इस कार्य को ना कर पाए, यदि मिरेकल इस कार्य को ना कर पाए, यदि मिरेकल इस कार्य को ना कर पाए तो हमें एसपी फ्लैश टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमें एसपी फ्लैश टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमें एसपी फ्लैश टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिसके लिए हमें निम्न ऑप्शंस को टिक करना होगा। जिसके लिए हमें निम्न ऑप्शंस को
टिक करना होगा। अब वो ऑप्शंस क्या होंगे उसके बारे में बता दूं मैं। उसको आप चार्ट के रूप में बनाएंगे तो सबसे पहली लाइन आप लिखेंगे ओपन एसपी फ्लैश टूल, यानी एसपी फ्लैश टूल सॉफ्टवेयर को खोलें। ओपन एसपी फ्लैश टूल। अगला स्टेप लिखिए ओपन एसपी फ्लैश टूल के बाद नेक्स्ट स्टेप लिखें सिलेक्ट फ्लैश फाइल। सिलेक्ट फ्लैश फाइल यानी कि फ्लैश फाइल को सिलेक्ट करें। इसके बाद लिखें क्लिक ऑप्शन बटन एंड सिलेक्ट ऑप्शन। आप एसपी फ्लैश टूल में देखेंगे तो ऊपर ऑप्शंस लिख के आ रहा होगा। उस ऑप्शंस पे आप जब क्लिक करोगे तो वहां पे ऑप्शन नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यानी क्लिक ऑन ऑप्शंस बटन एंड सिलेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जैसे ही ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे आपकी एक लिस्ट आ जाएगी। अब उसमें अगला स्टेप क्या होगा, क्लिक ऑन डाउनलोड बटन, क्लिक ऑन डाउनलोड ऑप्शन। उस लिस्ट में जब आप देखोगे तो आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। क्लिक ऑन डाउनलोड ऑप्शन। ठीक है, डाउनलोड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो आगे क्या होगा वो मैं बता रहा हूं। क्लिक ऑन डाउनलोड ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखिए टिक, TIC के, टिक ऑन USB चेकसम एंड स्टोरेज चेकसम। टिक ऑन USB चेकसम एंड स्टोरेज चेकसम। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे वैसे ही आपके सामने दो डिब्बे दिखाई देंगे। उन दो में लिखा होगा स्टोरेज चेकसम और USB चेकसम। आप दोनों पे टिक लगा दोगे। ठीक है, टिक ऑन स्टोरेज चेकसम एंड USB चेकसम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा क्लोज दिस विंडो। क्लोज दिस विंडो यानी कि इस विंडो को बंद कर दे। जो ये ऑप्शन वाली खिड़की खुल के आई थी, इस खिड़कियां को आप बंद कर देंगे। अब क्या है कि अब जब आप देखोगे तो आपके सामने एसपी फ्लैश टूल वाली विंडो होगी जिसमें आपने फाइल सेलेक्ट करके रखी हुई है। सर क्या बोले? विंडो क्या बोले? विंडो क्लोज ऑप्शन विंडो। जी जो ऑप्शन पे क्लिक करके आपने ऑप्शन की विंडो खोली थी, जी इन दो टिक लगाने के बाद उस विंडो को बंद कर दीजिए ताकि आप पिछली वाली विंडो पे आ जाएंगे वापस। जी सर। अब जब पिछली वाली विंडो पे आ जाएंगे तो आप वहां पाएंगे कि वहां पे आपने जो फाइल सिलेक्ट करी तो वही सिलेक्टेड दिखाएगी। अब इसके बाद अगला काम आपको क्या करना है वो लिखिए अनटिक ऑल सिलेक्टेड फाइल। अनटिक ऑल सिलेक्टेड कैश फाइल, CACHE। जितनी पूरी फाइलों की जैसे 12-13 फाइलों की लिस्ट आपके सामने आ रही है, सारी फाइलें आप डिसिलेक्ट कर दीजिए और सिर्फ कैश फाइल को सिलेक्ट करना है। तो हमारा अगला स्टेप है सिलेक्ट ओनली कैश फाइल। सिर्फ आप कैश फाइल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्लिक ऑन डाउनलोड बटन एंड कनेक्ट योर फोन विद USB केबल इन स्विच ऑफ कंडीशन।
हमें अगर हमें इस जगह पर फ्लैशिंग करनी होगी तो हम सारी फाइलें सिलेक्ट रहने देंगे और डाउनलोड पे क्लिक करके फोन कनेक्ट करा देंगे तो पूरा फोन फ्लैशिंग हो जाएगा। लेकिन क्यों बिला वजह में हम फ्लैशिंग करें भाई, समय क्यों बर्बाद करें। लेकिन हमें करना क्या था, यूएसबी चेकसम और स्टोरेज चेकसम करना था। तो वो तब तक नहीं होगा जब तक कम से कम हमें फ्लैश करने के लिए कोई एक फाइल तो देनी ही देनी है मोबाइल को। तो या तो हम 10 फाइल फ्लैश कर दे तब भी फ्लैशिंग होगी और एक फाइल फ्लैश कर दे तो भी फ्लैशिंग होगी। वो टूल चल जाएगा अगर उसको एक फाइल फ्लैश करने के लिए बोल देंगे तो हमें बेसिकली चलाना टूल था। तो 10 फाइल के लिए टूल चलाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, एक फाइल के लिए टूल चलाएंगे तो टाइम कम लगेगा। और आपकी सिलेक्ट की हुई सारी फाइलों में से सबसे छोटी फाइल कैश फाइल होती है। कैश फाइल मुश्किल से 10-12 केबी की फाइल होती है। तो 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा आपकी कैश फाइल को राइट होने में। और जैसे ही कैश फाइल राइट होगी इसके बाद आप फोन चालू करेंगे, आपके फोन पे डीएल इमेज फेल की प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। ये 100% टेस्टेड सॉल्यूशन है डीएल इमेज फेल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, विशाल जरा एक बार एसपी फ्लैश टूल ओपन कर दीजिए, मैं इनको दिखा भी दूं कि ऑप्शन कहां से आता है। सर लास्ट में क्या हो रहे थे, क्लिक ऑन डाउनलोड, क्लिक ऑन डाउनलोड बटन एंड कनेक्ट फोन विद यूएसबी केबल। अब ये देखिए, ये मैंने खुलवाया एसपी फ्लैश टूल। तो सबसे पहली लाइन थी ओपन एसपी फ्लैश टूल। इसके बाद आपको हमने सेकंड स्टेप बताया था सिलेक्ट फ्लैश फाइल। विशाल एक सेकंड कोई भी एमटीके की फ्लैश फाइल सिलेक्ट कर दो, कोई भी ए टू जेड कोई भी एमटीके की फाइल सिलेक्ट कर दो। ये क्वालकॉम है। अरे इसके नीचे वाली सिलेक्ट करो ना, XT 1903 जो थी। ये तो ये जिप में डाल रखे हो लेकिन इस फाइल को स्कैटर की जगह सिलेक्ट कर दो। जैसे ही देखिए स्कैटर फाइल सिलेक्ट होगी, बाकी की सारी फाइलों की लिस्ट में देखिए आपको टिक लगा हुआ दिखेगा। आपने एक फाइल सिलेक्ट करी है, बाकी की सारी फाइलें देखिए उसके पीछे आ गई हैं। तो हमने आपको स्टेप लिखवाया था ओपन एसपी फ्लैश टूल, इसके बाद सिलेक्ट फ्लैश फाइल। अब मान लीजिए आपके पास XT 1903 मॉडल आता जिसमें डीएल इमेज फेल की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने करना कुछ नहीं है, ये टूल खोल देना है, ये फाइल सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद ऊपर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, सबसे ऊपर ऑप्शन लिखा हुआ है, इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद सिलेक्ट ऑप्शन, जैसे ही ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे देखिए आपके सामने नई खिड़की खुल के आ गई है। इस नई खिड़की में देखिए सेकंड लास्ट ऑप्शन डाउनलोड का दिया हुआ है। इस डाउनलोड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने देखिए यूएसबी चेकसम और स्टोरेज चेकसम के 2 डिब्बे बन के आ रहे हैं। इन दोनों पे टिक लगा दीजिए, इन दोनों पर टिक लगा दीजिए और ये खिड़की बंद कर दीजिए कट्टम से।
ये दोनों पर टिक लगा करके ये कट्टा से आपने बंद कर दिया। इसके बाद अगर आप पूरी पूरी फ्लैशिंग करना चाहते हो तो सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर दो और फ्लैश कर दो। लेकिन हम क्यों पूरा फ्लैश करें? हम चाहे तो पूरा फ्लैश कर सकते हैं और चाहे तो एक फाइल फ्लैश कर सकते हैं। तो अब यहां पे देखिए सारी फाइलों पे टिक लगा हुआ है, हमें सबके टिक हटाने हैं तो हम सबके टिक हटा देंगे। सारी फाइलों के जिन जिन फाइलों पे टिक लगे हम सबके फाइल के टिक हटा देंगे, सबके टिक हटेंगे और सिर्फ कैश फाइल पे टिक लगा देंगे। ये आखिरी फाइल के नाम पे कैश लिखा हुआ है, CACHE, ये कैश लिखा हुआ है। इस कैश पे टिक लगा करके अपना डाउनलोड का बटन दबाएंगे और फोन को कनेक्ट करा देंगे ऑफ कंडीशन में। विद इन वो क्लिक इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पूरी फाइलें सिलेक्ट नहीं हुई हैं। एक बार दोबारा से फ्लैश फाइल सिलेक्ट करिए, क्योंकि फाइल पीछे एक्सट्रैक्ट हो रही थी और एक्सट्रैक्ट होते समय आपने आधे पे ही फाइल सिलेक्ट कर ली थी। सिलेक्ट करिए, पूरी फाइल सिलेक्ट की, लिस्ट पूरी आई। जब लिस्ट पूरी आएगी तभी आप कैश फाइल को सिलेक्ट सर कर ये सकते काम हैं। करेंगे तो डाउनलोड ओनली में रहेगा ना? हाँ जी, मैंने आपको फ्लैशिंग ऑप्शन चेंज करने के लिए बोला नहीं कहीं? जी देखिए, आप कोई भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब आपकी कॉपी पे मेंशन होगा। मेरा अब देखिए जिन पर टिक लगे सब पे टिक लगा के टिकने, ये देखिए ये सब पे टिक लगे हुए हैं। आप एक साथ सबके टिक हटाना चाहते हैं तो ऊपर वाला टिक पे क्लिक कर दीजिए, सबसे पहले वाले टिक पे। सबसे पहले टिक पे टिक करेंगे तो बाकी सबके टिक हट जाएंगे। अब आपको सिर्फ कैश फाइल पे सिलेक्ट करना है तो देखिए सेकंड लास्ट फाइल कैश फाइल है, इस पे क्लिक कर दीजिए, ये क्लिक हो गया। अब क्या है कि जब आप इस समय फ्लैश ऊपर डाउनलोड पे क्लिक करके फ्लैशिंग चालू करोगे तो सिर्फ एक ही फाइल राइट होगी, ये कैश वाली। बाकी की फाइलों का आपने टिक हटा दिया है तो ये टूल बाकी की फाइलें राइट नहीं करेगा। बात समझ में आई? हमें सिर्फ ये टूल रन कराना है और इस टूल को रन होने के लिए कम से कम एक फाइल तो हमें फ्लैश करनी ही पड़ेगी। तो ठीक है, हम सबसे छोटी वाली फाइल फ्लैश करेंगे। वो कहते नहीं है कि यार तुम कहीं गए, अब तुमको प्रसाद दिया गया, अब मना कर नहीं सकते हो और खा नहीं सकते हो अभी, तो तुम करते क्या हो? एक चुटकी से जरा से लेकर के मुंह में रख लेते हो कि हमने देखो मना नहीं किया है, ठीक है? तो वैसे ही इस टूल को चलने के लिए कम से कम एक फाइल आपको डालनी पड़ेगी। तो आपके ऊपर चॉइस है कि आप चाहें तो सारी की सारी फाइलें फ्लैश कर दो, लेकिन सारी की सारी फाइल फ्लैश करने का मतलब है कि अगर मान लो आपने पुराना वर्जन फाइल ले लिया और आप मोबाइल नया वर्जन पड़ा है, मोबाइल डेड भी तो हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है सर। हेलो, तो इसलिए हम लोग पूरा का पूरा फ्लैश करेंगे ही नहीं। तो फ्लैशिंग करने की जरूरत जब तक ना हो, जब तक फ्लैशिंग की जरूरत ना हो, अपनी आदत में इस चीज को शुमार कर लीजिए कि जब तक हमें जरूरत नहीं होगी हम फ्लैशिंग नहीं करेंगे। फ्लैशिंग हमारा आखिरी ऑप्शन होगा, फ्लैशिंग हमारा आखिरी ऑप्शन होगा, ना कि कभी भी पहला ऑप्शन। पहले हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन है, रीड कोड का ऑप्शन है, रीड पैटर्न के ऑप्शन है, कई ऑप्शन और हैं हमारे पास, तो हम उनका इस्तेमाल करेंगे, फ्लैशिंग का नहीं। क्योंकि फ्लैशिंग का इस्तेमाल करने के बाद फिर आपके पास eMMC का ये एक विकल्प बचता है, अन्यथा फ्लैशिंग आपका आखिरी तीर होता है तर्कस का, ठीक है? तो हम सारी फाइलें क्यों फ्लैश करें? और भैया सारी फाइलें फ्लैश करने पे टाइम भी तो लगता है 5-6 मिनट का। अब 5-6 मिनट का टाइम लगता है
और फ्लैशिंग करने के बाद 8-10 मिनट तो मोबाइल को चालू होने में लग जाते हैं, तो 15-20 मिनट आपके बर्बाद हो गए डीएल इमेज फेल को सही करने के लिए। लगभग अगर मोबाइल में चली जाएगी और मोबाइल भी आपका नॉर्मल जिस टाइम पे स्टार्ट होता है उतनी देर में आपका फोन चालू हो जाएगा और आपके मोबाइल में जो डीएल इमेज फेल की समस्या आ रही है वो भी खत्म हो जाएगी। तो क्या जरूरत है हमें फ्लैशिंग करने की? इसलिए डीसिलेक्ट ऑल फाइल एंड सिलेक्ट ओनली कैश फाइल। सर एक क्वेश्चन है। देन क्लिक ऑन डाउनलोड बटन। हाँ जी बताइए। सर जैसे हम एसपी फ्लैश टूल से कोई एमटी के सेट में फ्लैश करते हैं तो कभी कभी डीएल फेल का इमेज दिखाता है, ओनली इसमें, मोबाइल में नहीं, जब फ्लैश करते हैं तब। हाँ तो जो डीएल नहीं दिखाता है, डीए दिखाता है। हाँ डीए सर। डीएल फिर, हाँ जी। तो डीए का मतलब होता है डाउनलोड एजेंट। वो देखिए सबसे पहली फाइल एसपी फ्लैश टूल में डीए की सिलेक्ट है, MTK ऑल इन वन डीए डॉट बिन। ठीक है। अब जब आप इसके चूज पे क्लिक करेंगे, विशाल जरा इसके चूज पे क्लिक कर दीजिए। जब आप इसके चूज पे क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको आपके एसपी फ्लैश टूल के अंदर ये 5 डाउनलोड एजेंट दिए हुए हैं। डीएपीएल क्रिप्टो, ठीक है। जी जी टोटल 5 डीए फाइलें दी हुई हैं। जी। आपका जो मोबाइल होता है वो ज्यादातर आपका ऑल इन वन वाले डीए से हो जाता है, लेकिन कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने ही डीए फाइल से खुलते हैं। यानी कि जब तक उनको डाउनलोड वाला एजेंट उनका अपना नहीं मिलता है तब तक आप किसी और डीए एजेंट से आप उसको फ्लैश करना चाहेंगे तो वो बार बार डीए एरर की दिक्कत देंगे। तो आप बारी बारी इन 5 को सिलेक्ट करके आप ट्राई करेंगे। अगर इन 5 से भी ना हो तो आप गूगल पर सर्च करोगे, जो आपका मॉडल है उस मॉडल का नाम लिखोगे, उसके आगे लिखोगे डीए एरर। तो जब डीए एरर लिखोगे तो आपको गूगल पे साफ साफ दिखाई देगा कि इस मॉडल के लिए आपको कौन सा डाउनलोड एजेंट लेना है। तो आप वही वाला डाउनलोड एजेंट डाउनलोड करके लाओगे, इस डीए की जगह पे इन 5 के अतिरिक्त उसे पेस्ट करोगे और उसके बाद जब आप फ्लैश करोगे तो फ्लैश होगा। इन 5 के होने के बावजूद भी सिलेक्ट होगा सर वो? हाँ जी। जैसे वीवो के जितने भी नए मॉडल आ रहे हैं उनका डीए एरर अलग है। अलग आप जब अलग बना है तो फिर वो अलग ही डालना पड़ेगा। जी जी। अगर अब जैसे नॉर्मल, अब जैसे हर घर में जो स्विच बोर्ड लगे होते हैं उनमें बटन को नीचे की ओर दबाते हो तो चीज ऑन होती है कि नहीं होती है? अगर आप घर में जो भी स्विच लगे हैं उनको नीचे की ओर दबाते हो तभी तो ऑन होता है। लेकिन उन्हीं घरों में अगर एमसीबी लगी है तो एमसीबी को चालू करने के लिए उसको ऊपर किया जाता है। तो ये एमसीबी बनाने वाले नीचे का भी तो बना सकते थे कि एमसीबी नीचे करने पे चालू हो जाए है? लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। उसके पीछे उनका अपना लॉजिक था कि अगर नीचे की ओर एमसीबी ट्रिप होगी तो ग्रेविटी की वजह से वो अपने आप नीचे गिरेगी, कुछ स्पार्क की वजह से गिरेगी, कुछ उनके स्प्रिंग की वजह से गिरेगी और ग्रेविटी भी उसको नीचे गिरने की ओर सपोर्ट करेगी। लेकिन अगर यही एमसीबी आप उल्टी करके लगा दोगे तो जब भी कभी ट्रिप होना होगा तो हो सकता है कि वो ऊपर की ओर ना भागे, और अगर वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की ओर भागी तो आपकी लाइन कट ऑफ कहां होगी? होगी नहीं सर। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए
अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग चीजें होती है। अब उनमें से कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, नॉर्मल हर इंसान मुंह से खाता है ना, जी सर। यस सर। लेकिन कभी कभी कोई बीमारी किसी इंसान को ऐसी हो जाती है जिस वजह से उसका मुंह काम करना बंद कर देता है, तो उसको नाक से दिया जाता है। जी सर। यस सर। तो अब कह दो यार जब नाक से खाया जा सकता है तो हम भी खा के ट्राई करें, तो आप अभी खा के ट्राई करो, आपको समझ में आ जाएगा दिक्कत। जी जी। तो एक्सेप्शनल जो भी केसेस होते हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। जैसे वीवो के वाई सीरीज के जो नए मॉडल्स आ रहे हैं, इनमें हमें डीए फाइल के साथ साथ ऑथराइजेशन फाइल भी देनी पड़ती है। मतलब एक परमिशन फाइल कि आपको टूल पे परमिशन फाइल देनी पड़ेगी, तभी टूल उसको फ्लैश कर पाएगा, नहीं तो टूल फ्लैश ही नहीं कर पाएगा, आपको ऑथ एरर की दिक्कत मिलेगी। अगर आप सही डीए सिलेक्ट भी कर दोगे तो नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी जो है वो ये है कि आपको ऑथराइजेशन फाइल भी चाहिए। मतलब एक तो ये होता है कि आप हमारे इंस्टीट्यूट के हो तो आप कभी भी इंस्टीट्यूट में आकर के सीख सकते हो, एक उसमें हमने ऑथराइजेशन और लगा दी कि सीखने तो आ रहे हो लेकिन अगर कैमरा तुमने ना चालू किया तो हम क्लास से बाहर निकाल देंगे। तो अब जैसे ही हमने देखा कि तुम्हारा कैमरा नहीं चल रहा है और हमने तुमको रिमूव कर दिया, तो तुमको दोबारा से लॉगिन करने के लिए हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। सर जी हम आ जाएं। तो ऐसे ही एसपी फ्लैश टूल को मोबाइल को फ्लैश करने के लिए कंपनी ने सेटिंग बना दी है कि बेटा जब तक तुम्हारे पास परमिशन फाइल नहीं होगी तब तक मोबाइल तुमको फ्लैश करने की अनुमति देगा ही नहीं। मतलब जब आपके टूल के पास परमिशन फाइल होगी तभी मोबाइल आपको अपने अंदर आदान प्रदान करने की अनुमति प्रदान करेगा। बात समझ में आई? और यही चीज होती है डीए की कि अगर आपका डाउनलोड एजेंट कंपनी वालों ने दूसरा बना दिया है तो ये एसपी फ्लैश टूल वालों के 5 एजेंट जो हैं वो उस काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है जी सर। हाँ, तो उम्मीद है कि आपको ये डीए और ऑथराइजेशन, अब क्या है 90% मोबाइल में आपको ऑथराइजेशन फाइल देने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अब मैन्युफैक्चरर ने जिस मॉडल के लिए ऑथराइजेशन बना रखा है तो उस मॉडल को बिना ऑथराइज किए आप नहीं कर सकते हो। सर तीसरे नंबर पर ऑथराइजेशन देना पड़ेगा। हाँ जी, तीसरे नंबर ऑथराइजेशन फाइल लगती है। नहीं मांग रहा तो फिर ऐसे ही हो जाएगा। अगर नहीं मांग भाई आप सीधे स्टार्ट का बटन दबाएंगे, अगर फ्लैशिंग चालू हो जाती है तो मतलब ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है, और फ्लैशिंग अगर चालू नहीं होती है तो इसका सीधा मतलब है कि बेटा ऑथराइज करके आओ। जी सर। ठीक है, हाँ जी ठीक। तो चलिए फिर आज की क्लास करते हैं, कल मुलाकात होगी।